जय हिंद। आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आप लोग जैसे कि जान रहे हैं, हम लोग चैप्टर नंबर 4 को ये भी कर रहे हैं बिकॉज इतना जल्दी भी खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा है कि अब जल्दी खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग नए चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। अब आपको बताया गया था नेक्स्ट लेक्चर में कि नेक्स्ट बोल रहे हैं, सॉरी, पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तथा उस लेक्चर में बहुत सारे बातें हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। उसमें आपको बताया गया था क्या, कि अगले वाले आने वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी तो पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद हम लोग बोलते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह, जिसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। आपको पता होगा, ठीक है। नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे, जिसको कहते हैं आइसोमर यानी समावयवता, और दूसरा था एक समजातीय श्रेणी, जिसे कहते हैं होमोलोगस या होमोजेनस श्रेणी। यह बहुत छोटा छोटा टॉपिक था और छोटा छोटा टॉपिक है, इसी कारण से एक ही बार में खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे, और ये भी अपना ही टॉपिक है, ऐसा बात नहीं कि ये पराया टॉपिक है, ठीक है। इसे भी हमें पढ़ना है, क्योंकि यह भी बहुत जरूरी होता है। ऐसा होगा कि आपसे पूछ देगा तो क्या जवाब नहीं दीजिएगा, क्या देना तो पड़ेगा ना। इसी प्रकार से हमें ये भी पढ़ना जरूरी होता है, और आने वाले वो भी पढ़ेंगे टॉपिक को, जिसे हम लोग कहते हैं क्रियात्मक समूह, पर्सनल ग्रुप। समझ में आई बात है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का लेक्चर में कि समावयवता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आइसोमेरिज्म। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा आइसोमेरिज्म को हटा करके आइसोमर लिखा हुआ होता है, ISM हटा दिया होता है, तो उसका मतलब भी सेम यही होता है, ठीक है। अब यहाँ से पहले मैं आशा करता हूँ आपसे कि आपको सब बातें क्लियर होगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइल, एल्काइल ग्रुप, और बहुत सारी बातें, उनका स्ट्रक्चर, उनका IUPAC नेम। जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया गया था कि क्या मतलब कि IUPAC नेम के बारे में चर्चा किया गया था, जिसमें हम लोग ब्रांच चेन का IUPAC नेम देखे थे, ठीक है। तो उस वो सब बातें आपको पता होगा। वैसे तो ये सब यहाँ पे जरूरी नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको जरूरत होगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइल प्लस में क्या होता है, एल्काइल समूह भी क्या होता है, वो सब बातें को जरूरत होगा। समझ में आई बात है। तो उस सब बातों को आपको कवर करते हुए थोड़ा सा हम लोग चलेंगे आगे, ताकि आपको रिवीजन हो जाए, ठीक है। देखिए, अब समावयवता के बारे में जाने तो क्या होता है। समावयवता हाइड्रोकार्बन का वह गुण होता है जिसमें उनका सूत्र समान होता है, परंतु संरचना अलग अलग होते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। आपको एक बातें याद है क्या, आपको बताया गया था कि हाइड्रोकार्बन अलग अलग संरचनाएं बनाती है। आप ये बातें पढ़ चुके हैं। और तीन तरह का संरचना बना रहा था मेन रूप से। क्या था, एक सीधी संरचना, एक शाखा वाला संरचना, और एक क्या था, साइक्लो यानी कि गोलाकार संरचना बनाता था। लेकिन आपको बताया गया था कि अभी हमको इस टॉपिक में और इस चैप्टर में हमें केवल साइक्लो पढ़ना ही नहीं है, केवल सीधी संरचना और शाखित संरचना के बारे में बात करना है, ठीक है। तो हम शाखित संरचना तक बात कर लिए थे, और हमको साइक्लो के बारे में बात करना ही, तो उसके बारे में बात करने से फायदा क्या, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन आपको समझ में आता होगा। आपको बताया गया था एल्केन, एल्कीन, एल्काइल, ये सब हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, समावयवता हाइड्रोकार्बन का वह गुण होता है, मतलब कि कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लीजिए आप, एल्केन में से हाइड्रोकार्बन का उठा लीजिए, या तो एल्कीन में से हाइड्रोकार्बन को उठा लीजिए, या तो एल्काइल में से कोई किसी भी हाइड्रोकार्बन को उठा लीजिए। इसके बाद एक और था एल्काइल ग्रुप, तो किसी में से आप हाइड्रोकार्बन को उठा सकते हैं। मेनली रूप से हम लोग क्या जानते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइल। हाइड्रोकार्बन का तो यही ना पार्ट्स था। एल्काइल ग्रुप तो अलग से हम लोग पढ़े थे, लेकिन एल्केन और एल्कीन और एल्काइन आपको पता था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग बोलते थे एल्कीन, एल्कीन सॉरी एल्केन बोलते थे, ठीक है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग बोलते थे एल्कीन और एल्काइन। ये बातें आपको क्लियर हो गए यहाँ तक, ठीक है। तो उनमें से किसी भी कंपाउंड को आप उठा सकते हो और यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि हमारे दिमाग में आया पेंटेन, मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे पेंटेन, C5H12, ये पेंटेन का फॉर्मूला है, पता है ना। कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दोगुना से दो ज्यादा है, तो पेंटेन हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कार्बन 5, 1 2 3 4 5, सभी के बीच कैसा बॉन्ड जाना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। अब इस सब में तो आप लोग माहिर बन गए होंगे। एक बॉन्ड बनाया है, तीन और बनाएगा, एक दो बनाएगा, दो बनाया था, दो बनाया है और दो बनाएगा, दो और बनाएगा, दो और बनाएगा, एक इधर बना दिया है। जोड़िए हाइड्रोजन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11 और एक 12। पहला संरचना ऐसे बना सकते हैं क्या, सिंपल सी बात है, आपसे मैं पूछता हूँ, ऐसा बना सकते हैं। दूसरा संरचना कैसे बना सकते हैं, आपको बताया गया था कि आप संरचना में शाखा का निर्माण कर सकते हैं। तो हो सकता है कि दूसरा संरचना मैं ऐसे बना दूं, ऐसा,
4 कार्बन ऐसे दे देते हैं, बाकी 1 कार्बन नीचे दे देते हैं। यहाँ भी आप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कहीं भी दे सकते हैं। चलिए मान लेते हैं हम यहाँ दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी सिंगल बॉन्ड है क्या, बाकी देखिए 1 2 3 बनाएगा, 1 2 बनाएगा, 1 2 3 तो बना चुका है, एक इधर जोड़ेगा, एक इधर जोड़ेगा, एक इधर और एक इधर जोड़ेगा, एक यहाँ पे जोड़ा हुआ है, एक जोड़ा हुआ है, तो 1 2 3 जोड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ध्यान से देखिएगा, इस तरह से हम 2 संरचना बना सकते हैं। और आपके माइंड में होगा क्या ऐसा और भी बना सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा। अभी हमने एक यहाँ पे शाखा का निर्माण किए हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कार्बन और निकल करके ऊपर भी शाखा बना सकता है कि नहीं बना सकता। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, ऐसा बनाया है तो अगला संरचना ऐसा भी बन सकता है। फिलहाल मैं यहाँ पे इसके लिए संरचना बता रहे हैं, ठीक है। इसका जब आएगा टॉपिक तो उसको हम लोग समझेंगे, लेकिन कुछ बातें को लिख दी है ताकि लिखने में ज्यादा समय नहीं जाए। अभी इसी को हम लोग बना रहे हैं, तो ऐसे भी संरचना बना सकते हैं। कार्बन एक है, 2 3, ऐसे एक यहाँ पे जोड़ देंगे, एक ऐसे यहाँ पे कार्बन जोड़ देंगे, मतलब 2 कार्बन जोड़ेंगे लेकिन ऊपर नीचे करके जोड़ेंगे, बाकी सभी के भी सिंगल बॉन्ड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक जोड़ा है, 1 2 3 और बनाएगा, एक बनाया 1 2 3 और बनाएगा, यहाँ पे 1 और 2 जो बना मतलब बना चुका है तो 2 और बनाएगा, एक बनाया 1 2 3 और बनाएगा, 1 2 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5, और इधर यहाँ पे एक बनाएगा, 6 7 8 9 10 11 और 1 12। यानी इस तरह से हम बना सकते हैं कि नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसके अलावा और बन सकता है क्या, तो आप कहिएगा कि यहाँ से एक और कार्बन निकाल कर ऊपर भी तो ऐड कर सकते हैं, एक और संरचना बना सकते हैं। तो हाँ सही बात है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, एक नीचे संरचना का निर्माण कर सकते हैं और एक ऊपर संरचना का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा और संरचना का निर्माण कर सकते हैं, तो बताइए आपके माइंड में चल रहा है ऐसा बातें तब ध्यान से समझिएगा। एक हमने सीधा संरचना बनाया, दूसरी बात मैंने नीचे शाखा का निर्माण किया, तीसरी बात नीचे तो शाखा का निर्माण हुआ ही था, साथ में ऊपर भी शाखा का निर्माण हो गया। इसके अलावा और आप कहाँ शाखा का निर्माण कर सकते हैं, क्या यहाँ पे शाखा का निर्माण हुआ है तो आप क्या यहाँ पे और आगे बढ़ाइएगा, तो आगे तो और बढ़ते जाएगा, तो सिंपल सा पहला जैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। मान लिया जाए आप कहिएगा कि कार्बन को हटा करके हम यहाँ पे और बनाना चाहते हैं, इसी के ऊपर शाखा का निर्माण कर सकते हैं, तो इसके ऊपर ही हुआ ना, मतलब कि एक नीचे शाखा का निर्माण हुआ और एक ऊपर शाखा का निर्माण हो रहा है, मतलब 2 तरह से शाखा का निर्माण होगा। एक शाखा का निर्माण नीचे हो सकता है और एक ऊपर हो सकता है, इसके अलावा तो और पॉसिबल नहीं है ना। तो इस तरह से हम 3 ही स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग नाम देते हैं, सिंपल सा है स्ट्रक्चर, ये वाला तो सीधा संरचना है, इसे कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। अब यहाँ पे जिसका स्ट्रक्चर बना है उसको लगा दीजिए, नॉर्मल पेंटेन का बना है तो लगा दीजिए पेंटेन, क्या हो जाएगा, नॉर्मल पेंटेन। सिंपल सी बात है। अब इसको क्या नाम देते हैं, जब एक शाखा नीचे निर्माण कीजिए या तो ऊपर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यदि आप एक शाखा का नीचे निर्माण किए या तो ये शाखा का आप ऊपर भी निर्माण करते हैं, इसे कहते हैं आइसो। क्या कहते हैं, आइसो। आइसो, बाकी जिसका भी आप बना लीजिए, यहाँ पे पेंटेन बनाए, आप हेप्टीन बना सकते हैं, हेक्सिन बना सकते हैं, पेंटाइन बना सकते हैं, हेक्साइन बना सकते हैं, हेप्टाइन बना सकते हैं, आपके मन में जो भी हाइड्रोकार्बन आएगा ना उसका आप बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आइसो क्या हो जाएगा, पेंटेन। अब ऐसा तो होगा कि वहां पे ऊपर भी संरचना है और नीचे भी संरचना, तो इसका नाम दूसर है, हाँ इसका नाम दूसर है, इसको कहते हैं नियो। क्या कहते हैं, नियो, नियो पेंटेन। बस इतना बातें ध्यान देना है, बस यही 3 तक। अब ऐसा माइंड में चलेगा कि 3 तरह से बनाया तो 3 तरह से नाम होना चाहिए। पहला का नॉर्मल सीधा रहेगा तो नॉर्मल, यदि एक शाखा का निर्माण करेंगे तो आइसो, 2 शाखा का निर्माण करेंगे तो नियो पेंटेन। जिसका भी आप कर दीजिए, मान लिया जाए हम पेंटेन का ना बनाकर हेक्सेन का बनाएंगे, तो हेक्सेन का क्या हो जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन, आइसो हेक्सेन, नियो हेक्सेन हो जाएगा। समझ में आई बात, ये बातें आपको क्लियर होगा, बस यही था। या आइसो क्या कहते हैं, आइसोमेरिक में समावयता, मतलब समावयता क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, समान होता है। देखिए तीनों का फॉर्मूला क्या है भाई, इसका भी फॉर्मूला यही, इसका भी फॉर्मूला यही, इसका भी फॉर्मूला यही, लेकिन संरचना क्या होते हैं तो अलग अलग होते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समावयता कहते हैं। अलग अलग होते हैं उसे ही हम लोग समावयवता कहते हैं, ऐसा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर हो गए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब ये बातें को हम इरेज करते बिकाऊ, जब आगे समझाना है तो ये बातें को समझना पड़ेगा ना, और हो सकता है इधर भी समझाने के लिए मिटाना पड़े तो हम मिटाएंगे। इसी कारण पहले इतना आप मतलब लिख लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब आइए आगे स्टार्ट करते हैं, हम लोग समझातीय श्रेणी जिसे कहते हैं
होमोलोगस या होमोजीनस सीरीज, इसे दो नाम कहते हैं ना। कहीं कहीं आपको ज्यादातर मिलेगा होमोलोगस, मैंने क्या बताया, ज्यादातर आपको मिलेगा होमोलोगस, लेकिन कहीं कहीं होमोजीनस भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा होमोलोगस या होमोजीनस सीरीज क्या होते हैं, बस वही अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इसको दो नामों से पुकारा जाता है, एक होमोलोगस और एक होमोजीनस, और हिंदी में एक ही नाम समजातीय श्रेणी। यहाँ पे ध्यान से पकड़िएगा, आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस में क्या होता है, आप टॉपिक को आंसर ढूंढना चाहते हैं तो आपको आराम से मिल जाएगा। समजातीय मतलब सम मतलब होता है एक समान, जातीय मतलब एक जैसे जाति के होंगे, मतलब कि कोई भी जाति आप उठा लीजिए उसमें से एक जैसे आने वाले हैं। समझ में आई बात है, अभी समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, चिंता मत लीजिए। लिखा हुआ क्या है, इसमें लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन की वैसी श्रेणियां जिसमें उपस्थित यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता है। भाई ये बातें तो सबसे बड़ी है, समझने के लिए आपको पता चलेगा कि CH2 क्या होता है, तो बताया था, थोड़ा सा याद कीजिए, एल्काइल ग्रुप, वहां पे भी CH2 का अंतर था, ठीक है। इसी प्रकार से CH2 यहाँ भी आया है, मतलब कि वैसी श्रेणियां जिसमें कंपाउंड यानी यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता है तथा इनका गुणधर्म लगभग एक समान होता है। कैसे होता है अभी तुरंत बताएंगे, दूसरा भी पढ़ लेते, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे तो तुरंत से समझ में आ जाएगा। ऐसे श्रेणियों में उपस्थित या ऐसे श्रेणी में आने वाले यौगिकों का आणविक द्रव्यमान अलग अलग होता है परंतु एक समान होता है। सिंपल सी बात है, ध्यान से समझिएगा। आपको एल्केन बताया गया है कि एग्जाम्पल लेते हैं एल्केन, आगे एल्कीन, फिर एल्काइन, बस अभी तीन लेकर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन आपको मुख्य रूप से तीन ही बताया गया, एक एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन। अब एल्काइल समूह भी होता है, लेकिन एल्काइल समूह अलग आ जाता है क्योंकि उसका पूरा कंपाउंड का निर्माण नहीं कर पाता, इसी कारण उसको हम लोग ऐड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बताया गया था CH3 एक प्रकार का एल्काइल समूह है, तो कार्बन यहाँ पे तीन बॉन्ड कैसे बनाएगा, भाई चार बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे CH4 होना चाहिए था ना, तो CH3 लिखे हैं तो एक बॉन्ड खाली रहता है किसी को जोड़ने के लिए, इसी कारण इसको हम लोग ऐड नहीं करते, सिंपल सी बात है। अब आगे ध्यान से देखिएगा, एल्केन में कितने सारे ग्रुप होते हैं आपको पता है कि कार्बन एक रहेगा तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, मेथेन, दो रहेगा तो इथेन, तीन रहेगा तो प्रोपेन, चार रहेगा तो ब्यूटेन, पांच रहेगा तो पेंटेन। हम लोग सिंपल सा लेते हैं समझने के लिए, CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। अब ऐसा ऐसा करते करते आप 10 तक लिख सकते हैं, बिकॉज मेरे पास जगह नहीं तो 5 हम लिखने के समझाने का प्रयास करेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एल्किन ग्रुप के क्या होते हैं, आपको पता है कि एल्किन और एल्काइन में कार्बन वन सर्वाइव नहीं कर पाता है, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर तैयार नहीं हो पाता है, आपको बताया थे, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे कार्बन दूसरे लेते हैं, C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12। अब किसी किसी का ये तो क्वेश्चन नहीं कि यहाँ पे 5 तक लिए हैं तो यहाँ तक 6 तक लिए हैं, भाई हम बोल रहे हैं कि आप पूरा तक ले सकते हैं, 10 तक ले सकते हैं, यदि आपके पास जगह है तो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एल्काइन में इसी प्रकार से आपको बताया गया, कार्बन दूसरे लेते हैं, C2H2, C3H4, C4H6, C5H8, C6H10। अभी बातें पता है ना, एल्केन में कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दोगुना से दो ज्यादा होता है। आप देखिए कार्बन की संख्या से दोगुना से हाइड्रोजन की संख्या दोगुना से दो ज्यादा मिलेगा, एल्कीन में कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दोगुना मिलेगा, एल्काइन में कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दोगुना से दो कम मिलेगा। इस सूत्र बताए थे आपको, तरीका बताए थे, ध्यान से समझिएगा। हाइड्रोकार्बन की वैसी श्रेणी, ये एक प्रकार का सीरीज दिख रहा है, श्रेणी, श्रेणी मतलब होता है ग्रुप, इसमें कौन कौन से श्रेणी आ रहे हैं। श्रेणी मतलब क्या होता है, श्रेणी मतलब आपको पता होना चाहिए, श्रेणी मतलब श्रृंखला, कि किसी भी मतलब कि तत्व या किसी भी अति का बता सकते हैं, मतलब श्रेणी होता है तो उसमें बहुत सारे कंपाउंड आते हैं। इसी प्रकार से यह एक प्रकार का श्रेणी हो गया, इसमें भी ये श्रेणी हो गया, इसमें भी ये श्रेणी हो गया। तो जितने भी श्रेणी आते हैं, श्रेणी में आने वाले क्या है, जितने भी यौगिक होते हैं ना, यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता है, ध्यान देखिएगा। इनके और इनके बीच का अंतर निकालेंगे, अंतर मतलब होता है घटाव, ये बातें आपको अच्छी तरह से पता होगा। घटाव का मतलब क्या होता है कि घटा करके हमको देखना पड़ता है, तब हम लोग कहते हैं अंतर, पढ़े होंगे ना, अंतर मतलब घटाव, तो हम लोग को अंतर देखना होता है। तो अंतर कैसे देख पाएंगे,
अंतर देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बड़ा वाला में से छोटा वाला मतलब कि अगले में से पिछले को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो घटा लीजिए ना, C2H6 और CH4 के बीच अंतर कितना है, कार्बन एक कार्बन दो, इसके इसके बीच में कार्बन एक का अंतर है क्या, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हाइड्रोजन चार, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 6 है क्या, तो हाइड्रोजन चार और हाइड्रोजन 6 है, तो इन दोनों के बीच हाइड्रोजन कितना का फर्क, 2 का फर्क है कि नहीं है, सिंपल सी बात है। ध्यान से अपने माइंड का प्रयोग कीजिए और सोचिए, ये बातें हैं। इसी प्रकार से अगला आप कहिएगा कि केवल एक का अंतर थोड़ी ना देख सकते, और को तो मिलना चाहिए ना, हाँ बातें आपका सही है, यहाँ से हम यहाँ तक भी अंतर निकाल सकते हैं, इसके बीच का अंतर होना। अब ऐसा मत बोलिए कि यहाँ से यहाँ हम देखेंगे डायरेक्ट, नहीं, लगातार देखा जाता है कि हम लगातार देखेंगे, यहाँ से यहाँ मिलाएगा तो नहीं ना होगा, यहाँ पे 6 यहाँ पे 10 ज्यादा चला जाएगा, तो हमको लगातार देखना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे C2H3 मतलब C2H6 है, C3H8 है, तो कार्बन दो कार्बन तीन को, यानी यहाँ पे कितना है, एक का अंतर है कार्बन का, कार्बन एक का अंतर है। आप यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 6 और 2 8 है, यानी हाइड्रोजन कितना का अंतर है, 2 का। आप इतना में से कहीं का भी निकालिए, हमेशा CH2 का अंतर आएगा। इसमें भी मिला सकते हैं तो इसमें भी मिला लीजिएगा, CH2 का अंतर आएगा। इसमें भी मिला सकते हैं तो इसमें मिलाइएगा, CH2 का अंतर आएगा। इसमें इसको घटाइएगा तो इसमें भी CH2 का अंतर आएगा हमेशा, कहीं भी आप देख लीजिए, आप इसमें भी ले लीजिए, कहीं भी ले सकते, CH2 का अंतर आएगा हमेशा, CH2 का अंतर आएगा, आप कहीं भी देख सकते हैं, CH2 का अंतर मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे श्रेणी को हम लोग कहते हैं समजातीय श्रेणी, मतलब कि एक जैसे जात को प्रदर्शित करें, बोले थे ना कि आप ध्यान दीजिएगा साइंस का वर्ड में, समजातीय मतलब एक जैसे जात, समझ में आई बात है। इसी प्रकार से अगला क्या बोला गया है कि अंतर होता है तथा इनका गुणधर्म लगभग एक समान होते हैं, गुणधर्म क्या होते हैं, एक समान होते हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे, मेथेन, इसको क्या पढ़ेंगे, एथेन, इसे क्या पढ़ेंगे, प्रोपेन, इसे क्या पढ़ेंगे, ब्यूटेन, इसे क्या पढ़ेंगे, पेंटेन। तो सबके लास्ट में एन आ रहा है क्या, सिंपल सी बात है, थोड़ा सोचिए ना कि सबके लास्ट में एन आ रहा है, तो इस श्रेणी में जितने भी कंपाउंड आते हैं ना, सभी यौगिकों का गुणधर्म लगभग समान होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मेथेन और इथेन एक जैसे होंगे, ऐसे नहीं, लगभग लगभग मतलब कि एक जैसा गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। जैसे कि मान लिया जाए यार ज्यादा क्रूर होगा, ज्यादा दुश्वान होगा, तो इस श्रेणी के जितने भी आएंगे सभी दुश्वान होंगे, समझ में आई बात है। मतलब कि समझिएगा, सबके लास्ट में एन आ रहा है, एन आ रहा है तो सभी का गुणधर्म क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से एल्कीन का ले लीजिए, इसे क्या पढ़ेंगे, कार्बन दो हो तो इथीन, इथ प्लस में इन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। मतलब कि यह में क्या आ रहा है, सबके लास्ट में क्या आ रहा है, एल्कीन वाले समूह के सबके लास्ट में इन आ रहा है, यानी इस श्रेणी में जितने भी कंपाउंड आएंगे ना, सभी का लगभग गुणधर्म क्या होगा, समान। समझ में आया होगा बात। इसी प्रकार से इसको ले लीजिए, कार्बन दो होता है तो क्या होता है, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। तो सभी के लास्ट में क्या आ रहा है, आइन आ रहा है, तो मतलब कि पता चलता है कि सभी का लगभग गुणधर्म क्या है, समान मिल रहा है। अब किसी किसी का क्वेश्चन होगा कि इस सभी का गुणधर्म एक समान कैसे मिलेगा, तो हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना, हो सकता है तो आपके पास यदि समय हो तो आप, मोबाइल का जमाना है, सिंपल सा कभी देखिएगा कि मीथेन और इथेन सबका लास्ट में एन आ रहा है, तो मीथेन और इथेन का एक समान प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म आप कभी मोबाइल पे सर्च कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको दिखाएगा, और दिखाएगा ही दिखाएगा, ऐसा बात नहीं है, आपको एक समान गुणधर्म मिलेगा। आप ऐसा कीजिएगा, मीथेन और पेंटेन इसका गुणधर्म मांगिएगा एक समान, तो इसको भी कुछ ना कुछ गुणधर्म आपको समान दिखाएगा। यदि आपके पास समय है तो कर सकते हैं, बिकॉज हमारा टॉपिक में वो पढ़ना नहीं है। ध्यान से देखिएगा, इतने भी जितने भी आपको देखेंगे समजाती श्रेणी, समजाती श्रेणी में क्या होता है, गुणधर्म लगभग समान मिलेगा। अब एक पॉइंट और हमको समझना रह गया है कि ऐसे श्रेणी में आने वाले सभी यौगिकों का क्या होता है, यौगिकों का लगभग आणविक द्रव्यमान, लगभग नहीं है, लगभग बोला गया, माफ कीजिएगा, ऐसे श्रेणी में आने वाले यौगिकों का आणविक द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, परंतु अलग अलग परंतु एक समान होता है। ये बातें थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट है, लेकिन है बहुत आसान। आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, उसको हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा देखिएगा ना, यहाँ हम थोड़ा सा मिटा कर देखते हैं ताकि आसान रहे। ध्यान से देखिएगा ना, अब क्या बोला जा रहा है, आणविक द्रव्यमान। आप आणविक द्रव्यमान के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। मान लिया जाए हमें क्या निकालना है, CO2 का हमको आणविक द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है, CO2 का आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो आणविक द्रव्यमान मतलब कि अणुओं का द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन कितना है, एक और कार्बन है, एक कार्बन का परमाणु भार कितना आपको पता होना चाहिए, 12।
अब प्लस में करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ठे है और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, तो 16 दूना का 32 आ जाएगा, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 3 और 1 4, 44 यूनिट दर्शाने के यूनिट का प्रयोग होता था। आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, बताइए ये बातें पता है आपको कि नहीं, है ना। तो ये होता है आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पे हम सभी का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा इसका आणविक द्रव्यमान अलग अलग तो है परंतु एक समान मिलेगा। अब कैसे एक समान मिलेगा ध्यान से देखिएगा, मैं इसके बीच कहीं से भी किसी का कंपाउंड को उठाता हूँ, पहले एक का, लेकिन लगातार लेना है, ध्यान से देखिएगा। हम CH4 का निकालते हैं, CH4 का आणविक द्रव्यमान कितना आ जाएगा, सिंपल सा बात है, कार्बन एक और एक कार्बन का 12, यानी 12 और हाइड्रोजन कितना है 4, एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 4 का 4, 12 4 कितना हो जाएगा 16 यूनिट। अब ऐसा मत बोलिएगा कि यहाँ पे क्या कहते हैं कार्बन का निकालिए अच्छा से, हाइड्रोजन का निकालिए, सब आप जानते हैं, बात समझ में आई बात है। अब आगे आते हैं, यानी 16 यूनिट आया। अब आगे निकालते हैं C2H6 का, C2H6 का, यानी कार्बन एक रहता है तो उसका 12 यूनिट, तो 2 ठे होगा तो 24 यूनिट, 24 और 6 कितना 30 यूनिट आएगा। तीसरा निकालेंगे C3H8, निकालिए, कार्बन एक का 12 तो 3 और कितना होगा 12 3 36, 36 वाट कितना होता है 44, 44 यूनिट। इसी प्रकार से और आगे निकाल सकते हैं आप, C4H10 का निकालिए, कार्बन एक तो 12 होता है, इसी प्रकार 4 का 12 जो तो 48, 48 और 10 कितना होता है 58, 58 यूनिट। अब ध्यान से देखिएगा सभी का क्या है अलग अलग आ रहा है, ऐसी श्रेणी में आने वाले यौगिकों का आणविक द्रव्यमान क्या होता है अलग अलग आता है, अलग अलग परंतु एक समान होता है। ये क्या बात बोला कि अलग अलग तो हमको भी दिखाई दे रहा है कि अलग अलग है, लेकिन एक समान कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका और इसका अंतर करेंगे घटाएंगे तो कितना का अंतर होगा, अंतर कीजिए तो 30 में से 16 घटाएंगे तो कितना होगा, 30 में से 16 घटाएंगे तो 14 यूनिट का अंतर आएगा क्या, ये बातें आपको पता चला, अंतर कितना होगा एक समान, परंतु एक समान होता है। हाँ, अब आगे इसी प्रकार से हम इसको में से इसको घटाएंगे तो इसका अंतर कितना, 44 में से 30 को घटाएंगे तो 14 यूनिट, इसी प्रकार से 58 में से 44 को घटाएगा तो कितना 14 यूनिट आएगा। इसी प्रकार से सभी के बीच बताइए अंतर कितना मिला आपको, एक समान दिख रहा है क्या, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सिंपल सी बातें हैं कि ऐसे श्रेणी में आने वाले हम ये वाला का निकाले हैं, आप इसको भी निकालिएगा तो भी वही आएगा, इसको भी निकालिएगा तो भी वही आएगा। हाँ, अब ये कहना होगा कि 16 यूनिट यहाँ पे 14 यूनिट का अंतर आया है तो इसमें 14 यूनिट का अंतर ना ना आए वो बात की बात है, मान लिया जाए इसमें 15 यूनिट का अंतर आएगा, लेकिन हमेशा आपको 15 यूनिट का अंतर आएगा, आप 10वां में से 9वां को घटाइए तो 15 यूनिट का अंतर आएगा, यदि आएगा तब 16 यूनिट का आया तो हमेशा 16 यूनिट का अंतर आएगा, इसमें मान लिया जाए 20 यूनिट का अंतर आया तो हमेशा 20 यूनिट का अंतर आएगा सभी के बीच। आप ऐसा करके देखिएगा, आराम से देखिएगा, हमने क्या बोला कि ऐसे श्रेणी में आने वाले यौगिकों का आणविक द्रव्यमान सभी का क्या है भाई 16 है, 30 है, 44 है, 58 है, मतलब आणविक द्रव्यमान अलग अलग है परंतु एक समान होता है, एक समान मतलब कि एक समान अंतर होता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझ में आया होगा। तो आपको कहना होगा एक समान क्या होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक समान अंतर होता है, क्या होता है एक समान अंतर होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लिख सकते हैं यहाँ पे यदि आप लिखना चाहें तब, तो एकता में भी समझ सकते हैं आप कि एक समान होता है अलग अलग परंतु एक समान होता है, क्या एक समान होता है तो अंतर होता है। यहाँ तक बातें क्लियर है, बस 2 ही पॉइंट था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आई होगी बातें, यहाँ तक कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, आपको समझ में आया होगा बात। अब आगे चलते हम लोग फंक्शनल ग्रुप जिसे कहते हैं क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह क्या होता है क्या नहीं होता है वो बातें आपको समझाएंगे, पहले यहाँ तक बताइए, यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, और यहाँ तक तो बहुत ही आसान टॉपिक है और आएगा क्यों नहीं, बहुत ही आसान तरीके से ले चला जा रहा है, ठीक है, ये बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं, आज फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस उसको लिखवाएंगे कि फंक्शनल ग्रुप होता कौन कौन है, बस वो लिखवा करके आज छोड़ देंगे, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि आखिर उसको हम लोग ऐड कैसे करते हैं कैसे ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक पहले आप उतारिए, यहाँ तक हो सकता है ये सब आपको बातें समझ में आया होगा, फिर आगे हम चलते हैं, ठीक है।